तुम्हें यह सब कोटा बोना है तो मुझे मायके पहुंचा दो, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में न रहूंगी। मुंशी ने झुंझला कर कहा, तुम लोगों की बुद्धि तो भौंद खा गई है। लाखों सरकारी नौकर रात दिन दूसरों का गला दबा दबा कर रिश्वतें लेते हैं और चैन करते हैं। न उनके बाल बच्चों ही को कुछ होता है, न उन्हीं को हैजा पकड़ता है। अधर्म उनको क्यों नहीं खा जाता, जो मुझी को खा जाएगा। मैंने तो सत्यवादियों को सदा दुख झेलते ही देखा है। मैंने जो कुछ किया है, सुख लूटूंगा। तुम्हारे मन में जो आए, करो। प्रातःकाल दफ्तर खुला तो कागजात सब गायब थे। मुंशी छक्कनलाल बौखलाए से घर में गए और मालकिन से पूछा, कागजात आपने उठवा लिए हैं? भानुकुँवरी ने कहा, मुझे क्या खबर, जहां आपने रखे होंगे वहीं होंगे। फिर सारे घर में खलबली पड़ गई। पहरेदारों पर मार पड़ने लगी। भानुकुँवरी को तुरंत मुंशी सत्यनारायण पर संदेह हुआ, मगर उनकी समझ में छक्कनलाल की सहायता के बिना यह काम होना असंभव था। पुलिस में रपट हुई। एक ओझा नाम निकालने के लिए बुलाया गया। मौलवी साहब ने कुर्रा फेंका। ओझा ने बताया, यह किसी पुराने बैरी का काम है। मौलवी साहब ने फरमाया, किसी घर के भेदिये ने यह हरकत की है। शाम तक यह दौड़ धूप रही। फिर यह सलाह होने लगी कि इन कागजातों के बगैर मुकदमा कैसे चले। पक्ष तो पहले से ही निर्बल था। जो कुछ बल था, वह इसी बही खाते का था। अब तो सबूत भी हाथ से गए। दावे में कुछ जान ही न रही। मगर भानुकुँवरी ने कहा, बला से हार जाएंगे। हमारी चीज कोई छीन ले, तो हमारा धर्म है कि उससे यथाशक्ति लड़ें, हार कर बैठना कायरों का काम है। सेठ जी, वकील को इस दुर्घटना का समाचार मिला तो उन्होंने भी यही कहा कि अब दावे में जरा भी जान नहीं है, केवल अनुमान और तर्क का भरोसा है। अदालत ने माना तो माना, नहीं तो हार माननी पड़ेगी। पर भानुकुँवरी ने एक न मानी। लखनऊ और इलाहाबाद से दो होशियार बैरिस्टर बुलाए। मुकदमा शुरू हो गया। सारे शहर में इस मुकदमे की धूम थी। कितने ही रईसों को भानुकुँवरी ने साथी बनाया था। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि भानुकुँवरी एक पर्दे की आड़ में बैठी हुई अदालत की कार्रवाई देखा करती थी, क्योंकि उसे अब अपने नौकरों पर जरा भी विश्वास न था। वादी बैरिस्टर ने एक बड़ी मार्मिक वक्तृता दी। उसने सत्यनारायण की पूर्वावस्था का खूब अच्छा चित्र खींचा। उसने दिखलाया कि वे कैसे स्वामिभक्त, कैसे कार्यकुशल, कैसे कर्मशील थे। और स्वर्गवासी पंडित भृगुदत्त का उस पर पूर्ण विश्वास हो जाना किस तरह स्वाभाविक था। इसके बाद उसने सिद्ध किया कि मुंशी सत्यनारायण की आर्थिक व्यवस्था कभी ऐसी न थी कि वे इतना धन संचय करते। अंत में उसने मुंशी जी की स्वार्थपरता, कूटनीति, निर्दयता और विश्वासघातकता का ऐसा घृणोत्पादक चित्र खींचा कि लोग मुंशी जी को गोलियां देने लगे। इसके साथ ही उसने पंडित जी के अनाथ बालकों की दशा का बड़ा करुणोत्पादक वर्णन किया। कैसे शोक और लज्जा की बात है कि ऐसा चरित्रवान, ऐसा नीति कुशल मनुष्य इतना गिर जाए कि अपने स्वामी के अनाथ बालकों की गर्दन पर छुरी चलाने पर संकोच न करे। मानव पतन का ऐसा करुण, ऐसा हृदय विदारक उदाहरण मिलना कठिन है। इस कुटिल कार्य के परिणाम की दृष्टि से इस मनुष्य के पूर्व परिचित सद्गुणों का गौरव लुप्त हो जाता है, क्योंकि वे असली मोती नहीं, नकली कौच के दाने थे, जो केवल विश्वास जमाने के निमित्त दर्शाए गए थे। वह केवल सुंदर जाल था, जो एक सरल हृदय और छल छंद से दूर रहने वाले रईस को फंसाने के लिए फैलाया गया था। इस नर पशु का अंतःकरण कितना अंधकार में, कितना कपटपूर्ण, कितना कठोर है, और इसकी दुष्टता कितनी घोर, कितनी अपावन है। अपने शत्रु के साथ दया करना एक बार तो क्षम्य है, मगर इस मलिन हृदय मनुष्य ने उन बेकसों के साथ दगा दिया है, जिन पर मानव स्वभाव के अनुसार दया करना उचित है। यदि आज हमारे पास बही खाते मौजूद होते, अदालत पर सत्यनारायण की सत्यता स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती,
पर मुंशी जी के बर्खास्त होते ही दफ्तर से उनका लुप्त हो जाना भी अदालत के लिए एक बड़ा सबूत है। शहर में कई रईसों ने गवाही दी, पर सुनी सुनाई बातें जिरह में उखड़ गईं। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। प्रतिवादी के वकील ने अपनी वक्तृता शुरू की। उसमें गंभीर विचारों की अपेक्षा हास्य का आधिक्य था। यह एक विलक्षण न्याय सिद्धांत है कि किसी धनाढ़े मनुष्य का नौकर जो कुछ खरीदे, वह उसके स्वामी की चीज समझी जाए। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए। यह स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं कि हम इतने रुपयों का प्रबंध न कर सकते थे और यह धन हमने स्वामी ही से ऋण लिया। पर हमसे ऋण चुकाने का कोई तकाजा न करके वह जायदाद ही मांगी जाती है। यदि हिसाब के कागजात दिखलाए जाएं, तो वे साफ बता देंगे कि मैं सारा ऋण दे चुका। हमारे मित्र ने कहा कि ऐसी अवस्था में बहियों का गुम हो जाना भी अदालत के लिए एक सबूत होना चाहिए। मैं भी उनकी युक्ति का समर्थन करता हूँ। यदि मैं आपसे ऋण लेकर अपना विवाह करूं तो क्या मुझसे मेरी नवविवाहित वधू को छीन लेंगे? हमारे सुयोग मित्र ने हमारे ऊपर अनाथों के साथ दगा करने का दोष लगाया है। अगर मुंशी सत्यनारायण की नीयत खराब होती, तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर वह था जब पंडित भृगुदत्त का स्वर्गवास हुआ था। इतने विलंब की क्या जरूरत थी? यदि आप शेर को फंसाकर उसके बच्चे को उसी वक्त नहीं पकड़ लेते, उसे बढ़ने और सबल होने का अवसर देते हैं, तो मैं आपको बुद्धिमान न कहूँगा। यथार्थ बात यह है कि मुंशी सत्यनारायण ने नमक का जो कुछ हक था, वह पूरा कर दिया। 8 वर्ष तक तन मन से स्वामी के संतान की सेवा की। आज उन्हें अपनी साधुता का जो फल मिल रहा है, वह बहुत ही दुखजनक और हृदय विदारक है। इसमें भानुकुँवरी का दोष नहीं। वे एक गुण संपन्न महिला हैं, मगर अपनी जाति के अवगुण उनमें भी विद्यमान हैं। ईमानदार मनुष्य स्वभावत स्पष्टभाषी होता है, उसे अपनी बातों में नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि मुंशी जी के मृदुभाषी मातहतों को उन पर आक्षेप करने का मौका मिल गया। इस दावे की जड़ केवल इतनी ही है, और कुछ नहीं। भानुकुँवरी यहाँ उपस्थित हैं। क्या वे कह सकती हैं कि इस 8 वर्ष की मुद्दत में कभी इस गौ का जिक्र उनके सामने आया? कभी उसके हानि लाभ, आय व्यय, लेन देन की चर्चा उनसे की गई? मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ। यदि मैं आज दफ्तर में आकर अपनी पत्नी के आय व्यय और अपने टहलुओं के टैक्सों का पचड़ा गाने लगूं, तो शायद मुझे शीघ्र ही अपने पद से पृथक होना पड़े, और संभव है, कुछ दिनों तक बरेली की अतिथिशाला में भी रखा जाऊं। जिस गौ से भानुकुँवरी का सरोवर न था, उसकी चर्चा उनसे क्यों की जाती? इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए, जिनमें अधिकांश आसपास के देहातों के जमींदार थे। उन्होंने बयान किया कि हमने मुंशी सत्यनारायण असामियों को अपनी दस्तखती रसीदें और अपने नाम से खजाने में रुपया दाखिल करते देखा है। इतने में संध्या हो गई। अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। 7 सत्यनारायण को अब अपनी जीत में कोई संदेह न था। वादी पक्ष के गवाह भी उखड़ गए थे और बहस भी सबूत से खाली थी। अब इनकी गिनती भी जमींदारों में होगी और संभव है, यह कुछ दिनों में रईस कहलाने लगेंगे। पर किसी न किसी कारण से अब शहर के गणमान्य पुरुषों से औंखें मिलाते शर्माते थे। उन्हें देखते ही उनका सिर नीचा हो जाता था। वह मन में डरते थे कि वे लोग कहीं इस विषय पर कुछ पूछताछ न कर बैठें। वह बाजार में निकलते तो दुकानदारों में कुछ कानाफूसी होने लगती और लोग उन्हें तिरछी दृष्टि से देखने लगते। अब तक लोग उन्हें विवेकशील और सच्चरित्र मनुष्य समझते। शहर के धनी मानी उन्हें इज्जत की निगाह से देखते और उनका बड़ा आदर करते थे। यद्यपि मुंशी जी को अब तक इनसे टेढ़ी तिरछी सुनने का संयोग न